हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एआर पब्लिकेशन। मेरा नाम है नंदिनी और आज हम लेकर आए हैं आपकी पॉलिटी की सेकंड क्लास। यानी कि हम अपनी सिवास बुक की जो आपको थ्योरी करा रहे हैं, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, उसका ये हमारा 4th लेक्चर है। और सबसे पहले हमने जो सब्जेक्ट आपके लिए चूज़ किया है वो है आपका पॉलिटी की इंडेक्स एक बार आप देख सकते हैं। ये इंडेक्स आपकी सिवास बुक में सेम देखने को मिल जाएगी। तो अब तक हम जो कंप्लीट कर चुके हैं, आपका भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, ये चीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही दूसरा टॉपिक भारतीय संविधान का निर्माण भी हमने कर लिया है, एंड हमारा भारतीय संविधान के स्रोत, ये 3 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आप सभी को पता होगा, जैसे आपके रेगुलर लेक्चर आते हैं, हमारी शिवास बुक जो है उसकी हम आपको प्रॉपर थ्योरी करा रहे हैं, बुक का एक्सप्लेनेशन मिलता है आपको। साथ ही अदर बुक्स का भी, जैसे हमारा एक मैथ्स के शुभम सर हैं, वो आपको मैथ्स की बुक का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो जैसा मैंने बताया, हमारा टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। पहले हम वही हमारा सेम अप्रोच रहेगा, पहले हम एक बार थ्योरी देखेंगे, थ्योरी में क्या क्या है आपके, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस भी आपके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम, आपको पता ही है, मैं लास्ट लेक्चर्स में भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसके बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ठीक है, एलिफेंट साइज बोला जाता है कि बहुत बड़ा है, भारी है, बट ठीक है। तो हमारा जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान देखने को मिलता है सारे मतलब पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, दूसरी हमारी क्या है, जैसे लंबा क्यों है हमारा, आपको पता है कि कितने सारे आर्टिकल्स हैं हमारे। ठीक है, 25 पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं, आपके 12 शेड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं। तो बाकी चेंजेस तो होते रहते हैं, उसके साथ और भी हम अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल्स वगैरह जोड़ते रहते हैं। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ओरिजिनल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल्स थे, उसके बाद अमेंडमेंट के थ्रू कितना एडिशन हुआ है। तो बेसिकली यहाँ जानना है कि हमारा सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये आपका पहला फीचर हो जाता है भारतीय संविधान का। अगला देख लेते हैं हमारे कि हमारा जो संविधान है, लास्ट क्लास में हमने यही देखा था कि बहुत सारे सोर्सेस से, यानी कि बहुत सारे देशों के संविधान को पहले हमने अच्छे से रीड किया, पढ़ा, फिर देखा, जिसमें जो भी अच्छी चीज़ें हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। कई दफ़ा इसको क्रिटिसाइज करके बोला जाता है कि हमारा बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि दूसरे देशों से हमने चीज़ों को ले रखा है। ठीक है, दूसरा हमारा फीचर क्या हो जाता है, याद रखिएगा यहाँ पे जितने भी आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन्हीं पॉइंट से आपको देखने को मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं हम, फीचर क्या है हमारा, अगली विशेषता, कठोरता और लचीलापन का मेल, यानी कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब मैं समझाती हूँ क्या होता है कि जब हम भारत के संविधान को आप अमेंडमेंट की बात आती है, उसमें बदलाव की बात आती है, तो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको आप कहते हैं कि मतलब सिंपल मेजॉरिटी के साथ बदल सकते हो। कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। उसमें क्या है, अगर आपका कोई फेडरल फीचर को हम चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्टेट्स की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कहते हैं ना तो हमारा बहुत ज़्यादा लचीला है, ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा कठोर है। अब इसका एक कंपैरिजन देख लेते हैं ब्रिटेन और यूएसए से। ब्रिटेन का संविधान बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है। इतना कहा जाता है कि ब्रिटेन की जो संसद है उसके पास इतनी ताकत है कि वो एक पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष भी बना सकते हैं, ये चीज़ कही जाती है। वहीं अगर मैं अमेरिका की बात करूं, 1789 से उनका संविधान चला हुआ आ रहा है और अभी 25 से ज़्यादा टाइम बाद ही उसको बदला जा चुका है। यानी कि अमेरिका का संविधान बहुत ही ज़्यादा कठोर है। अगर कोई संशोधन करना है, कोई बदलाव लाना है तो बहुत मुश्किल है। तो वहीं इंडिया की बात करें, ना हमने बहुत ज़्यादा कठोर रखा, ना हमने बहुत ज़्यादा लचीला रखा। ठीक है, तो हमारा क्या है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मेल देखने को मिल जाएगा। अगला है हमारा एकात्मक झुकाव के साथ संघीय प्रणाली, यानी कि हमारा फेडरल सिस्टम भी है लेकिन यूनिटरी बाइस है। यानी कि जो आपका केंद्र है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास ज़्यादा पावर है, लेकिन साथ ही साथ हमने पावर का, शक्ति का विभाजन भी करके रखा हुआ है। यानी कि पावर स्टेट्स के पास भी है, लेकिन जब बात आएगी क्लैश की, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास, हमारे यूनियन के पास, हमारे केंद्र के पास ज़्यादा पावर है। यानी कि जो पावर की सुई है वो कहीं ना कहीं यूनियन की तरफ झुकी हुई है। अगला देख लेते हैं हम,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेनली हम दो प्रकार की सरकार के बारे में पढ़ते हैं, एक आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म हो जाता है, दूसरा हमारा प्रेसिडेंशियल। वही यूएस में आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, हमारा ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री। तो हमने ये ब्रिटेन से ही चीज़ अडॉप्ट करी है कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ले लिया है। ओके, अगला देख लेते हैं हम, क्या है हमारा संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का सम्मान, यानी कि सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड आपका जुडिशियल सुप्रीमेसी। अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाता है, कोई भी नियम को पास करता है, तो डेफिनेटली उसके पास शक्ति है, लेकिन उसको प्रॉपर एक जुडिशियल चेक के थ्रू गुजरना पड़ेगा। आपकी जो न्यायपालिका है उसको बखूबी देखेगी क्या ये हमारे किसी भी संवैधानिक प्रावधान को वॉयलेट तो नहीं कर रहा है, उसका आपको असंवैधानिक तरीके से तो कोई कानून नहीं लाया गया है, तो हमारी जुडिशियल सुप्रीमेसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगला है आपका रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको दिखाता है कि जो हमारा, हिंदी में भी देख लीजिए आप, कानून का शासन। देखो, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई महाराजा है, चाहे कोई राष्ट्रपति है, कानून से ऊपर भाई कोई नहीं है। चाहे मैं हूँ, चाहे प्रधानमंत्री, कानून की नज़र में आपका क्या है, सब बराबर हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है, यानी कि हर कोई क्या है, बराबर है कानून की नज़रों में, सबके लिए सेम कानून है, ऐसा नहीं है किसी को अलग से कानून हम बनाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। वही मैंने बताया, जुडिशरी आपके अधीन नहीं आती है सरकार के किसी भी, चाहे वो हाई कोर्ट की बात करूं तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपकी स्टेट की सरकार के अधीन आती हो, या फिर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो ऐसा नहीं है केंद्र सरकार के अधीन आती है, वो अपना काम स्वतंत्रता के साथ एकीकृत होके करती हैं। ठीक है, साथ ही हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले क्या है आपका सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर हमारा क्या है हाई कोर्ट होगा, फिर आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट अपने अलग से काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अलग से, सब क्या है आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम में बंधे हुए हैं। जब हम एकदम तरीके से जब हम न्यायपालिका को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी किस तरीके से, किस प्रकार से काम करता है। अभी आप सिर्फ इतना देखिए यहाँ पे कि एकीकृत और स्वतंत्रता है हमारी न्यायपालिका के पास। अगला देखेंगे फंडामेंटल राइट। डेफिनेटली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बहुत बड़ा फीचर है, हर किसी नागरिक के पास, व्यक्ति के पास क्या है, आपको फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार दे रखे हैं। जैसे ही आपका कोई मौलिक अधिकार वॉयलेट होता है, आप कोर्ट के पास भाई बेझिझक जा सकते हैं कि भाई मेरे इस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है या छीनने की प्रयास की गई है, तो आपकी सुनी जाएगी। तो क्या है हमारा फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार भी एक फीचर देखने को मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है, ये एक प्रकार का कह सकते हैं आपके पास चेक भाई दिया हुआ है। जैसे ही हमारे क्या है सरकार के पास धन होगा, सरकार के पास प्रॉपर रिसोर्सेज होंगे, तो इनमें जो लिखी चीज़ें उनको आप किसी भी कानून को बना के लागू कर सकते हैं। इसमें जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स है उसको आप, अगर आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं हमारे स्टेट के पास, तो आप उसको फंडामेंटल राइट भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट बन गया तो एक दफ़ा आप कोर्ट के पास चले जाते हैं उनके हनन में। लेकिन अगर मैं बताऊँ डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं होता है। ये उस प्रकार के एक रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं कि कोई भी केंद्र सरकार या फिर कोई राज्य की सरकार कोई भी कानून नियम बना रही है तो एक बार वो इनको जरूर देखेगी कि इनमें दी गई चीजों का ज्यादा से ज्यादा पालन हो सके। तो ये एक प्रकार के क्या है सेट ऑफ रूल्स हैं। अगला देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आ जाता है भाई, जब आपको स्टेट इतनी सारी चीज़ें, देश से आप इतनी सारी चीज़ें ले रहे हो तो आपके भी तो कुछ कर्तव्य बनते हैं ना देश के प्रति। तो इसमें वही ड्यूटी है जो हर नागरिक को फॉलो करनी है। बहुत सारी ड्यूटीज़ दे रखी हैं, वो हम आगे बात करेंगे जब प्रॉपर पर्टिकुलर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ भी देखिएगा, ये हमारे जो आपका ओरिजिनल संविधान था उसमें नहीं दी गई थी, ये संशोधन के थ्रू ऐड की गई है बाद में। अगला देख लेते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म यानी कि आपका क्या है धर्म निरपेक्षता।
देखने को मिलती है। भाई हमारा देश ऐसा नहीं है पाकिस्तान की तरह कि इस्लाम को हम फॉलो कर रहे हैं, बाकी धर्मों में को क्या है, कुछ नहीं। तो हमारा क्या है, स्टेट का कोई भी अपना धर्म नहीं हो सकता। स्टेट क्या है, सारे धर्म को ग्रो करने के लिए आज़ादी देगा हर व्यक्ति को कि वो अपना धर्म मान सकता है। बेसिकली धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, तो हमारा जो स्टेट है उसका कोई भी धर्म नहीं होगा। आगे समझ, तो इसी को हम बोलते हैं इंडियन सेकुलरिज्म। हमारा जो स्टेट है वो सेकुलर है। वहीं केस बात करें अगर पाकिस्तान की, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज है, तो वो क्या है, शरिया लॉ के अकॉर्डिंग अपना वो करेंगे। मतलब एक जो पर्टिकुलर धर्म को उनका स्टेट भी फॉलो कर रहा है, उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं हमारे देश में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, जो एक अच्छी चीज़ भी है। अगला देख लेते हैं हम, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जैसे ही आप 18 साल के होंगे, जैसे ही आप वयस्क हो जाएंगे, आपके पास अधिकार है भाई अपनी पसंद का कोई भी प्रतिनिधि चुनने का। चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हो, चाहे वो आपके स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन हो, चाहे वो आपके ग्राम सभा के इलेक्शन हो। ठीक है, आप जाइए, अगर आप 18 साल के हैं तो अपनी पसंद के व्यक्ति को चुन सकते हैं, वोट कीजिए। अगली दफ़ा पसंद नहीं आ रहा है, आप उसको उखाड़ के फेंकिए, नए को ले आइए। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम डेमोक्रेसी। क्या है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिकता है। ओके, तो क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोट देने का अधिकार है। जैसे जब तक ईस्ट ब्रिटिशर्स थे, ये लोग हमारे ऊपर, उनकी सरकार थी, तो क्या है भाई, जो टैक्स लगा रहा है वो वोट दे सकता है, जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी है वो वोट देगा, पढ़ा लिखा है तो वोट देगा, अच्छे परिवार से आता है तो वोट देगा। बट अब नहीं है, जो भी है, कितना भी गरीब है, कितना भी अमीर है, 18 साल के हो जाके वोट डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। वही बताया मैंने, कल भी बताई थी ये चीज़। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता जैसी चीज़ नहीं देखने को मिलती है। एकल नागरिकता का मतलब है कि जैसे एक व्यक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जिस कंट्री से बिलोंग करता है, यानी कि वो सिर्फ क्या है, आपका इंडिया का नागरिक है भाई। ऐसा नहीं है मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ तो मेरे पास उत्तर प्रदेश की भी नागरिकता होगी, मध्य प्रदेश वालों के पास मध्य प्रदेश की भी होगी, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, ऐसी आपको कोई भी स्टेट की नागरिकता का प्रावधान इंडिया में, भारत में नहीं देखने को मिलता है। हमारा संविधान आपको कोई भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं दिलाता है। वहीं यूएसए में इसका ऑपोजिट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। अगला देख लेते हैं हम, स्वतंत्रता निकाय, यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडीज। बहुत सारे हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडीज देखने को मिल जाएंगी, जैसे आपका यूपीएससी हो गया भाई। ठीक है, और हमारा क्या है, इंडियन इलेक्शन कमीशन हो गया। ठीक, आपका जो स्टेट वाली आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है वो हो गया। तो यानी कि देखो भाई, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इन पे गवर्नमेंट का एज सच कोई भी अथॉरिटी नहीं है। मतलब ये इंडिपेंडेंटली अपना काम करेंगी, क्योंकि अगर सरकार के अधीन इन बॉडीज़ को बना देते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार से वो फेवर लेने की कोशिश करेंगी और स्वतंत्रता के साथ अपना काम नहीं करेंगी। जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडियन इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, तो वो क्या है, बीजेपी को खुश करने के लिए काम करेंगे, बट नहीं, उनके पास अपनी स्वतंत्रता है, अपना उनके पास टर्म्स है, कितने साल वो जो उनका चीफ इलेक्शन कमीशनर रह सकता है। तो प्रॉपर इंडिपेंडेंसी, प्रॉपर स्वतंत्रता दे रखी है हमारे भारतीय संविधान ने कि आप जो है सरकार से अलग होके काम करोगे, कोई भी सरकार का दबाव किसी भी प्रकार का आपके ऊपर देखने को नहीं मिल सकता है। फिर भी वो अलग बात है कि मतलब ऐसे इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं रही हैं, सरकार का जो मौजूदा सरकार होती है उसका प्रभाव थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं। ये चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ। अगला देख लीजिएगा आप, आपातकालीन प्रावधान, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं भाई, तुमको देखो अधिकार दे रखे हैं, तुमको सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन कभी हमको लगेगा कि हमको अब देश में क्या है, आपातकाल जैसी सिचुएशन हो गई है तो हम आपातकाल भी लगा सकते हैं। जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे छीनी भी जा सकती हैं, तो वो सिचुएशन अलग है। ये चीज़ आप बताएंगे। आपका पहला सवाल है कि भारत में जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है, क्या नेशनल इमरजेंसी है, कितनी बार लगाई गई है? नेशनल इमरजेंसी अब तक भारत में कितनी दफ़ा लगाई गई है और लास्ट कब लगी थी, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ये आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हमारा, 3 स्तरीय सरकार, यानी कि 3 टायर गवर्नमेंट देखने को मिलेगी आपको।
पहला आपका केंद्र सरकार हो गई, फिर आपका राज्य सरकार हो गई, फिर हमारी आ जाती है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, और ये आपका 73rd और 74th हमारा संवैधानिक संशोधन के थ्रू लेकर आए गए थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 3 टायर गवर्नमेंट नहीं थी, तब कौन सी थी, हमारा 2 टायर गवर्नमेंट। अगला आ जाता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि भारतीय संविधान आपको आपस में मिलजुल कर ग्रो करने का भी अधिकार देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आप फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इतने सारे हमारे ये क्या है, हमने फीचर्स देखे, एक बार और रिवाइज कर लो। सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारे भारत का, विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है, हमने जगह जगह से चीज़ें उठाई हैं, कठोरता और लचीलापन का एक आपको मेल देखने को मिलता है। अगला है एकात्मक झुकाव के साथ संघीय प्रणाली है, यानी कि सेंटर कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। साथ ही हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली। अगला है आपका संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चतम का समन्वय देखने को मिलता है। अगला है हमारा कानून का शासन है, कानून की नज़रों में सब बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई एक आम गरीब व्यक्ति है। अगला है हमारा एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि जो हमारे न्यायपालिका हैं वो आपस में मिलके काम करती हैं और साथ ही वो उनके ऊपर क्या है, वो स्वतंत्र इंडिपेंडेंटली अपने काम को करती हैं। साथ ही हमारा संविधान आपको मौलिक अधिकार भी देता है। साथ ही डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलेगा। साथ ही आपका फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, आपको कर्तव्य भी बनते हैं आपको भारतीय नागरिक होने के वास्ते। अगला है हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता, यानी कि हमारे जो स्टेट है उसका कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हर वयस्क को 18 साल के व्यक्ति को क्या है, वोट डालने का अधिकार है। और एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे कि पहले ये अधिकार कितने साल के हुआ करता था, 21 साल हुआ करता था। अब दूसरा सवाल यही बनता है कि किस वर्ष में चेंज करके इसको 21 से वापस क्या कर दिया गया, सॉरी हाँ 21 से हमारा 18 कर दिया गया। ठीक है, अगला है हमारा क्या देखने को मिलेगा आपका, एकल नागरिकता, एक ही देश के नागरिक हैं आप, किसी स्टेट के नागरिक नहीं हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, यूपीएससी हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया और भी आपकी कैग हो गई, काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी प्रोविजन। भारत में अगर स्थिति मतलब बेकाबू हो जाती है, ऐसे सिचुएशन बनते हैं, चाहे वॉर हो, चाहे स्टेट की अगर मैं बात करूं तो स्टेट हमारे रूल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ इमरजेंसी लगाई जा सकती है। वो इमरजेंसी में देखेंगे कि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। आगे 3 टायर गवर्नमेंट है, जिसमें आपकी केंद्र सरकार, राज्य सरकार एंड साथ ही हमारी ग्राम पंचायत। अगला कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि सरकारी समितियाँ भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं आपके फीचर भारतीय संविधान के। आइए अब हम जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बारी देख लेते हैं, और ये वही सभी क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो क्या है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और शिवास बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, मैं मेक श्योर करके चलूंगी और आई कैन से डेफिनेटली अगर आपका फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एग्जाम में नेक्स्ट कोई भी सवाल आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, आपका 99% आपके सवाल यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ पढ़ेंगे और मुझे लगता है शायद ज़्यादातर लोगों के पास जो ये वीडियोस देख रहे हैं शिवास का बुक अवेलेबल होगा, नहीं है तो प्लीज़ ले लीजिए, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो जो भी किताब है आपके पास उससे भी आप पढ़ सकते हैं। हमारी किताब में आपको प्रॉपर थ्योरी मिलेगी, पूरा जीएस का आपका सिलेबस सब्जेक्ट वाइज कवर कर रखा है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आपको रिवीजन कैप्सूल देखने को मिलेगा, जिसमें हमने उन पॉइंट्स को इंक्लूड करा है 1 लाइनर फॉर्म में, जो बार बार रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ ही पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सवालों को। तो देखिए, आपका पहले सवाल की मैं बात करूं तो हमारा पहला सवाल हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। सबसे सही तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, अपना नॉलेज चेक करिए। अभी थ्योरी पढ़ के आए हैं आप, वीडियो को पॉज करिए। अगर नहीं बन रहा है आपसे क्वेश्चन, खुद से बनाने की कोशिश करें पहले तो उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। तो क्या है हमारा, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, यानी कि फीचर नहीं है। डुअल सिटीजनशिप, क्या हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है, सोचिए ज़रा।
कठोरता और लचीलापन का हमारा क्या है, समन्वय है, बिल्कुल है, बता ही चुके हैं हम आपको। साथ ही हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि आपकी न्यायपालिका के पास पूरी पूरी स्वतंत्रता है, आज़ादी है अपने तरीके से काम को करने की, तो ये चीज़ भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। 18 साल से जो भी इंसान 18 साल से मोर देन 18+ है वो आपका वोट कर सकता है। तो ये भी आपका 3 मतलब डी वाला भी आपका सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि डुअल सिटीजनशिप हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता है। आइए एक बारी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो भारत में संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे आदि देशों में हमारी दोहरी नागरिकता का प्रावधान देखने को मिलता है। ठीक है, भारतीय संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना की है जो बिना किसी दबाव और प्रभाव के रहे और अपने फैसले कानून और तथ्यों के आधार पर दे। और देखते हैं आगे, न्यायपालिका कानून तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। साथ ही भारतीय संविधान में सार्वभौमिक व्यस्क अधिकार का प्रावधान है। तो 61 में संविधान संशोधन के तहत क्या है, 1989 में हमने वो जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका आंसर आपको यही मिल गया। क्या कर दिया था हमने, 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की है। किसकी स्थापना है हमारे यहाँ पे, डुअल जुडिशरी है, दोहरी नागरिकता है क्या, बताइए। पार्शियल जुडिशरी यानी कि आंशिक न्यायपालिका प्रणाली, ऐसी कोई बात तो नहीं करी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम, बिल्कुल हमारे यहाँ क्या देखने को मिलता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, देख सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है। याद रखिए, जब भी इनकरेक्ट आए या फिर गलत लिखा है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, नहीं तो सवाल बहुत ज़्यादा ये स्ली मिस्टेक्स होती हैं, इनको अवॉइड करिएगा। तो इसमें आपका क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमारा क्या, इनकरेक्ट, यानी कि आपका गलत पूछ रहा है। तो अब हम सही वालों को यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्राइम मिनिस्टर द राइट टू डिक्लेयर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी, मतलब संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियों को घोषणा करने का अधिकार देता है। पता है ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, सही, एक बार इसको छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण नीति है। बिल्कुल है भाई, आपका SC ST हो गया, OBC हो गया, उनको क्या है, रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण के प्रोविज़न देखने को मिलता है और ये हमारा क्या है, एक संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, तो ये तो हमारा ठीक हो जाता है, यानी कि ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्यों नहीं है भाई, जितने भी कानून बन रहे हैं, आपका स्टेट गवर्नमेंट बना रहा हो चाहे आपका सेंट्रल बना रहा हो, ठीक है, वो उन सब कानून को चेक एंड बैलेंस का काम कौन कर रहा है, डेफिनेटली हमारी जुडिशरी न्यायपालिका कर रही है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। ठीक है, अगला है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बिल्कुल अभी बात करके आए, बेस्ट मताधिकार है, 18 से प्लस वोट कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन रॉन्ग बनता है वो आपका क्या है, पहला वाला, और यही रॉन्ग मतलब कि राइट आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। ये क्या कह रहा है, एक सेकेंड, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक, सॉरी, हमारा ये वाला जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये भी गलत है, क्योंकि इसने नेगेटिव, देखो मेरे से भी गलती होगी, यानी इसने नेगेटिव बोल दिया, नो पावर, जबकि पावर आपका देखने को मिल जाती है, यानी कि हमने एक्सप्लेन सही से किया था। तो आपका 1 और 3 जो है वो क्या है, गलत हो जाएंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें क्या था कि संविधान जो है प्रधानमंत्री हमारा क्या है, आपातकालीन की घोषणा करता है, बट ये गलत है। अगर अभी देखिए इमरजेंसी मूवी आई थी, देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी, मेरे को तो अच्छी लगी, मतलब एक्टिंग वगैरह बहुत सही है, ठीक ठाक मूवी है। तो हिस्टोरिकल मूवीज़ देखा करिए, थोड़ी सी याद रहती हैं चीज़ें, आपको रिकॉल रहती हैं। जैसे हमारी गांधी जी के ऊपर मूवी है, वो भी आप देख सकते हो, चीज़ों की मतलब जो क्रोनोलॉजी है वो आपको कहीं ना कहीं मूवी से थोड़ा सा याद रहती है। ठीक है, तो कौन करता है, वो हमारा पावर उसकी प्रेसिडेंट के पास होती है, ना कि प्रधानमंत्री के पास। एक बार वैसे ही मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन
कर चुकी हूँ, तो आप एक बारी एक्सप्लेनेशन खुद से पढ़ सकते हैं। तो आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में गलत है। अब वो फिर से आपसे क्या पूछ रहा है? रॉन्ग पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला स्टेटमेंट, हालांकि भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं, यानी कि फेडरेशन जो वर्ड है वो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता है। क्या आपको पता है? नहीं बताया अब तक, तो इसको छोड़ के चलते हैं। मैं आपको इलिमिनेट कैसे करेंगे हम ऑप्शन, उस चीज के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो पहला हमको नहीं पता तो हम उसको छोड़ देते हैं। दूसरा देखते हैं कि आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट अ न्यू स्टेट कैन बी फॉर्म्ड, मतलब कि संसद के पास नया राज्य बनाने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 5 से, यानी कि अनुच्छेद 5 से आती है। ये भी हमको नहीं पता। ये डिटेल में आपका जब हम पढ़ेंगे हमारा एक दो टॉपिक के बाद तब आएगा, हम देखेंगे यूनियन के बारे में जब हम पढ़ेंगे, यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में। अगला हमारा कह रहा है कि संघ सूची के विषयों पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है, यानी कि जो स्टेट लिस्ट है हमारा उस पर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकता है। क्यों ही नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है, ये चीज तो हमने देखी थी, ठीक है। अगला देखते हैं हम, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ कैन पास लॉज ऑन सब्जेक्ट इन कंकरेंट लिस्ट, यानी कि जो आपकी समवर्ती सूची है उस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। तो हमारे ये दोनों स्टेटमेंट तो भाई देखो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाते हैं, तो इनको तो हम एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि 3 और 4 इसमें आ गया, ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 हमारा, एक सेकेंड, फिर हमारा आ गया 1 एंड 3 इसमें आ गया, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि वो क्या क्या पूछ रहा है, एक सेकंड, फॉर सब्जेक्ट ऑन द यूनियन, सॉरी, जो हमारा 3 वाला ऑप्शन है वो कह रहा है कि यूनियन लिस्ट पे हमारा क्या है, कानून बना सकता है राज्य सरकार, तो बिल्कुल नहीं बना सकती। यूनियन लिस्ट पे आपकी राज्य सरकार कानून को नहीं बना सकती है, तो 3 वाला आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो 3 वाला आपका क्या है, वो रॉन्ग हो जाएगा। और साथ ही हमारा क्या संघ शब्द मेंशन है, हमारे कानून में संघ जो शब्द का उल्लेख है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है आपका करेक्ट। दूसरा वाला ऑप्शन भी है आपका रॉन्ग, आर्टिकल 5 के तहत ये शक्ति नहीं है। तो हमारा कौन सा आ जाएगा? 2 एंड 3 आपके दोनों रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। 2 एंड 3 हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाते हैं। एक बार ये भी देख लीजिएगा आप एक्सप्लेनेशन, बाकी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। तो हमारा अगर आपके अनुच्छेद 5 के अंदर नहीं आता तो किसके अंदर आती है? ये शक्ति आपको अनुच्छेद 3 के अंदर आती है कि आपकी जो केंद्र सरकार है किसी भी नए राज्य को क्या है, बना सकती है। ये आर्टिकल 3 से उसको ये पावर मिलती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, साथ ही हमारा जेपीएससी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस विशेषता के अंतर्गत आती है? किसके अंतर आती है? डीपीएसपी? नहीं भाई, वो तो नीति निर्देशक मतलब रूल्स हैं कि कोई कानून बन रहा है तो इनको मद्देनजर रख के बनाइए, नहीं हो सकता। अगला है हमारा क्या पार्लियामेंट गवर्नमेंट की चीज़ है, फॉर्म है, एक बार छोड़ देते हैं चलो। फंडामेंटल राइट है क्या ये यूपीएससी को और जेपीएससी को फॉर्म करना? नहीं, हमारा फंडामेंटल राइट तो बिल्कुल नहीं है ये। क्या हमारा ये फेडरेशन है? बिल्कुल, ये जो चीज़ है वो हमारा संघवाद को दर्शाती है। ये संघवाद का एक फीचर देखने को मिल जाता है कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, यूपीएससी होगा, जेपीएससी होगा एंड साथ ही हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। आंसर है आपका डी, संघवाद शासन की शक्तियों को आमतौर पर 2 स्तरों या अधिक स्तरों यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकार में विभाजित करने की प्रणाली है। फेडरेशन देखो सिंपल सी बात है, फेडरेशन उसको बोलते हैं संघीय प्रणाली जिसमें क्या है, शक्ति को आप विभाजित कर रहे हो। शक्ति संघ के पास भी होगी, मतलब स्टेट केंद्रों के पास भी होगी, राज्य के पास भी होगी, साथ ही अदर बॉडीज के पास भी हम शक्तियों को क्या कर रहे हैं, शक्तियों का बंटवारा कर रहे हैं। तो शक्तियों का विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संविधान के संघवाद की विशेषता को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। आई होप ये क्लियर हो गया हो। तो आइए अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, भारतीय संवैधानिक संदर्भ में संघवाद का क्या अर्थ है, यानी कि फेडरलिज्म का क्या अर्थ है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। पहली है हमारा कि एग्जिस्टेंस ऑफ वन नेशन वन गवर्नमेंट इन द कंट्री, यानी कि हमारे देश में क्या है, एक ही सरकार होगी, ठीक है, एक ही क्या होगा, हमारा नेशन होगा। नहीं भाई, हम कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी है, ठीक है, हम कोई नॉर्थ कोरिया वाला राज तो चला नहीं रहे हैं,
जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा उसको टपका दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, एक सरकार नहीं है, एक से ज़्यादा है। दूसरा आ रहा है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो ये नहीं है तो ये तो है, क्योंकि एक लेवल नहीं है तो दो लेवल तो है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरे भी देख लेते हैं। देश में सरकार का केवल एक स्तरीय का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं, एक लेवल नहीं है हमारा, ज़्यादा है, घुमा फिरा के ये वही बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन दे रखा है देश में राज्यों का अस्तित्व। बिल्कुल राज्यों का अस्तित्व है, लेकिन इंडिया में फेडरेशन की वो डेफिनेशन प्रॉपर नहीं कही जा सकती। प्रॉपर डेफिनेशन यही है कि एक से ज़्यादा सरकार है और अब आपने क्या करा है, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, यानी कि शक्तियों का स्थानांतरण कर दिया है। तो ये हमारे भारतीय संघवाद की क्या देखने को मिल जाती है, डेफिनेशन देखने को मिल जाती है, यानी कि परिभाषा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में कौन सा शब्द मेंशन नहीं है? पहला फेडरलिज्म, संघवाद क्या हमारे संविधान में दे रखा है? अगले तीन ऑप्शन है सेक्युलर, सोशलिस्टिक, रिपब्लिक। ये तीनों आपके प्रीएम्बल में देखने को मिल जाएंगे। ये तीनों आपके क्या है, प्रीएम्बल में देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हमारे तीनों क्या है, नहीं हो सकते। जबकि अभी हम बात करके आएंगे जो संघवाद है, यानी कि फेडरेशन, फेडरलिज्म जैसा किसी भी शब्द का प्रयोग हमारे में नहीं हुआ है। डेफिनेटली हम क्या है, फेडरल स्टेट हैं। क्वासी फेडरलिज्म को हम अर्धसंघीयवाद को फॉलो करते हैं, लेकिन जो शब्द है वो एक्सप्लिसिटली कहीं भी हमारे संविधान में क्या है, देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फेडरेशन। ठीक है, देख सकते हैं आप तीनों शब्द धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणतंत्र शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। साथ ही हमारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को क्या है, 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में पहली बार जोड़ा गया था। ठीक है, ये जो हमारे शब्द हैं, पहले जो ओरिजिनल आपकी जो हमारी प्रस्तावना थी, प्रीएम्बल थी, उसमें नहीं देखने को मिलते थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी का टाइम आया तो हमारे संविधान में एक बहुत बड़ा संशोधन देखने को मिला, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो उस टाइम पे एक संशोधन ये भी था कि हमारी प्रस्तावना में इन 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, जिसमें आपकी धर्मनिरपेक्ष हो गया, समाजवादी हो गया और अखंडता जैसे देखने को मिल जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? आर्टिकल 1 ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट रिवर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। मतलब ये हमारे संविधान की किस विशेषता को बताता है? पहला, क्या हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बताता है? नहीं, जुडिशरी अलग चीज़ है। जुडिशरी का इससे क्या मतलब? इंडिया दैट इज भारत। सेकुलरिज्म को बताता है, धर्मनिरपेक्षता को। यह भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला, क्या पार्लियामेंट सोवरेनिटी को बताता है? नहीं, ये हमारा दर्शाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहकारी संघवाद की को क्या है की विशेषता को ये दर्शाता है। क्या हमारा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। ये हमारे पहले ही आर्टिकल में बहुत ही अच्छे से देखने को मिल गया। इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे देखें, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हमारा डी है। हम बात कर चुके हैं संघवाद का भारतीय मॉडल मुख्यतः क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहकारी है। सहकारी संघवाद की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें क्या है, आपका राष्ट्र हो गए, राज्य हो गया और साथ ही स्थानीय सरकार लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए तेजी से सहकारी और सामूहिक रूप से आपस में बातचीत करती हैं, काम करती हैं, कोऑपरेशन के साथ सहमति बना के। ऐसा नहीं है कि तुम अलग और हम अलग देश के विभाजन की बात करने लगे। अब समझो कि हमारे यहाँ पे वो तो ऐसी व्यवस्था है, फिर भी कितने स्टेट ऐसे हैं जिसमें देखने को मिलता है हमको अलग देश चाहिए, ऐसे मूवमेंट देखने को मिल जाते हैं। अगर ये नहीं होती, ट्रू फेडरेशन होता अगर हमारा इंडिया, तो फिर आज क्या स्थिति देखने को मिलती, कितने टुकड़े हो गए होते आपको पता नहीं है। ठीक है, फिर भी कभी खालिस्तानी ग्रुप उठ के आ जाता है कि हमको खालिस्तान चाहिए। ठीक है, कई दफ़ा आपको और भी स्टेट में, वेस्ट बंगाल में ऐसे मूवमेंट देखने को मिल जाते हैं।
अगलाव की बातें करते हैं जो, ठीक है। तो क्या है, भारत पूरी तरह से हमारा शुद्ध संघीय प्रणाली नहीं है, प्रणाली का अनुकरण नहीं करता, लेकिन यह शासन की अर्थ संघीय प्रणाली का पालन करता है। वही मैंने बताया, क्वासी फेडरल सिस्टम देखने को मिलेगा। कल की क्लास में ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई थी, जो क्वासी फेडरेशन वाली चीज़ है वो हमने किस देश से बोरो की है, किस देश से हमने ली है, ठीक है। तो हमारे उस टाइम पे जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज़ देखी थी कि भाई फेडरेशन ज़रूर बनाना है हमको, लेकिन कहीं ना कहीं हमको पावर जो है वो आपके यूनियन के पास, केंद्र के पास ज़्यादा देनी होगी, नहीं तो देश को टूटने के, विभाजित होने के जो चांसेस हैं, जो खतरे हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा यूनिटरी वाइज है, यूनिटरी टिल्ट भी बोल सकते हो। अगला सवाल देख लेते हैं हम। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान के किस विशेषता से संबंध है, यानी कि जो हमारा गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर सीधे सीधे आपकी केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो यूनिटरी सिस्टम को दर्शाता है ये, क्या फेडरल सिस्टम को दर्शाता है, या फिर डायरेक्ट प्रिंसिपल, ये तो बिल्कुल ही नहीं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमारा नहीं है, ये आपका यूनिटरी सिस्टम को हमारा दर्शाता है। तो हमारी सरकार में, हमारे देश के संविधान में कुछ आपको यूनिटरी फीचर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, और साथ ही कुछ आपके फेडरल भी फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, यानी कि यूनिटरी सिस्टम। एक बार एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति सशक्त केंद्र, संघ सूची प्रभुत्व, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य सूची पर संसद के कानून बनाने का अधिकार, भारत के संविधान की एकात्मक प्रणाली की विशेषता से संबंधित है। यानी कि ये सारी चीज़ें यूनिटरी क्या है आपका दिखाती है कि हमारा देश कौन है, एकात्मक प्रणाली है हमारे देश में। यहाँ एक पॉइंट और लिखा है, इसको भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। स्टेट लिस्ट पे डेफिनेटली उसके जितने भी अंदर उसके सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उन पे कानून बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, बट अगर ज़रूरत पड़ी कि उस पे देश के हित में, लोगों के हित में अगर केंद्र सरकार को कानून बनाने की नौबत आई तो केंद्र की सरकार कानून बिल्कुल बना सकती है। वहीं जो हमारी यूनियन लिस्ट है, केंद्र सरकार की जो लिस्ट है, उस पे कभी भी राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, लेकिन राज्य की जो लिस्ट है उस पे आपका केंद्र सरकार कानून बना सकती है। वही चीज़ लिखी है, और यही हमारा यूनिटरी एकात्मक प्रणाली को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है, जिसका अर्थ है, यानी कि जो हमारा सेकुलरिज्म है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, जो क्या दर्शाता है। बहुत अच्छे से जब मैं बता रही थी कि हमारा देश क्या है, सेकुलर है, हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं हम, इसका मतलब क्या होता है। पॉज करिए, एक बार खुद से करने की भी कोशिश करिए। पहला ऑप्शन कह रहा है द स्टेट प्रमोट्स द रिलीजन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि जो हमारे देश में माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं, क्या उनके धर्म को हमारा स्टेट प्रमोट करता है। जैसे आपका हमारे सिख हो गए, ठीक है, चाहे जैनिज्म हो गया, चाहे बुद्धिज़्म हो गया, क्या इनके धर्म को हमारे स्टेट प्रमोट करता है। प्रैक्टिकली सोचिए, कभी ऐसा देखने को तो नहीं मिलता। अगला कह रहा है हमारा राज्य बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को बढ़ावा देता है, मतलब कि स्टेट प्रमोट रिलीजन ऑफ मेजोरिटी। कभी भी हमारी सरकार जो है, हमारा देश जो है, क्या जो हिंदू धर्म है उसको बहुत प्रमोट करता है अलग से, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, क्या स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। एक बार इसको छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं। द स्टेट कैन प्रमोट एनी रिलीजन, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, जिसका मतलब है स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, मतलब स्टेट जो है क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को क्या है प्रमोट नहीं करेगा, यानी कि बढ़ावा नहीं देगा। यही मतलब है कि हमारा हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म देखने को मिलता है। ओके, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है, जिसका अर्थ है कि जो राज्य है किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भाग 3 में ये आपको देखने को मिल जाएगी, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 19 अनुच्छेद हमारा 25 से 28 के माध्यम से स्पष्ट हो जाती है। ये जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, ठीक है।
अगला हमारा सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है। अब फिर से ये नहीं पे फोकस कर रहा है, यानी कि कौन सा हमारा भारतीय संविधान का फीचर नहीं है। ठीक है, नॉट। क्या हमारा सबसे लंबा लिखित संविधान है? पहला ही फीचर बताया था मैंने, पहली ही विशेषता बताई थी संविधान की, ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगला है क्या ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी? बिल्कुल, कुछ प्रावधानों को आप बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं, जस्ट आपको सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, जिसमें 50 से ज़्यादा अगर वोट हो गए आ गए हमारे तो बदल जाओगे। लेकिन कुछ आप में अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारा फेडरलिज्म अफेक्ट हो रहा है, उसको बदलने के लिए आपको स्टेट की भी परमिशन की ज़रूरत होगी। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। अब ये हमसे नेगेटिव पूछ रहा है। अगला है पार्लियामेंट्री सिस्टम। बिल्कुल भाई, संसदीय प्रणाली ही तो देखने को मिलती है, कितनी बार हम इस बार पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चीज़ को। टेकन फ्रॉम सिंगल सोर्स, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। गलत होने की वजह से यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। हमारा कई देशों से लिया गया संविधान है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, सिंगल तो नहीं है। इसके लिए हमने एक क्लास पूरी कंडक्ट करी थी, तो ऑब्वियस है बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को आप करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो एक बार ये देख लीजिएगा, वही सेम चीज़ है जो अभी मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? मतलब कौन सा आपका हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके नेचर को बहुत अच्छे से दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको 2 से ज़्यादा ऑप्शन भी सही लग सकते हैं, लेकिन जो एकदम सटीक है हमको यहाँ वहाँ से वो सही लगाना है। क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है? नहीं, पूरी तरह से तो फ्लेक्सिबल नहीं है भाई। अगला आता है हमारा नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही, यही है आपका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। वेरी रिजिड वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। बहुत रिजिड है, बहुत कठोर है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है? यानी कि आपको स्टेटमेंट दिए हैं, अब देखना है कि कौन कौन से हमारे सही हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा, सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं जिनका नाम है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी कि हमारे 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। क्या ये सही है? बिल्कुल हमारा एकदम सही स्टेटमेंट हो जाता है। फिर आगे हमारा देयर इज अ सेपरेशन ऑफ फंक्शंस रादर देन पावर, यानी कि यहाँ पे शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण देखने को मिल जाता है। एक बार इसको छोड़ देते हैं। अगला देख लेते हैं हम, ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट, मतलब सरकार के सभी अंग स्वतंत्र होते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेजिस्लेचर अलग से स्वतंत्र है हमारा, नहीं, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, क्योंकि हमारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या है, ये आपस में रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, हमारा जुडिशरी स्वतंत्र रूप से काम करता है। आगे समझ में? तो क्या है, लेजिस्लेचर इज आंसरेबल टू द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज द आंसरेबल टू क्या है, हमारा लेजिस्लेचर। तो इसमें जो आपका स्टेटमेंट है ये वाला तो हमारा गलत हो गया, तो सबसे पहले तो इसी को रिमूव करेंगे। ठीक है, 3 जिसमें आ रहा है। ओके, अब आगे हमारा ऑप्शन है, यानी कि 1 और 2 जो हैं वो आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। एक बार एक्सप्लेनेशन इसका ढंग से देख लेते हैं। ठीक है, केवल कथन 1 और 2 सही हैं, यानी कि भारतीय संविधान के तहत सरकार को 3 अंगों में विभाजित किया गया है। विधायिका जो क्या है, हमारा कानून बनाती है। ठीक है, जो कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या है, जो कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है, एवं जो न्यायपालिका जो कानूनों की व्याख्या करती है, कि अब न्यायपालिका देखेगी कि कानून जो बनाया गया है क्या वो संविधान को हमारे वॉयलेट तो नहीं कर रहा है, कि हमारे संविधान की किसी भी प्रावधान को या फिर असंवैधानिक तरीके से तो नहीं लाया गया है, तो वो उसका प्रॉपर चेक करेगा। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, भारत में शक्तियों के सख्त पृथक्करण के बजाय 3 अंगों के बीच कार्यों का पृथक्करण देखने को मिलता है। यानी कि हमने क्या है, वर्क जो हमारा काम है उसको विभाजित कर दिया है। ठीक है, जबकि प्रत्येक अंग की विशेष भूमिका होती है, वे अक्सर परस्पर क्रिया करते हैं और ओवरलैप करते हैं। ठीक है, जैसे विधायी या कार्यकारों पर अदालतों द्वारा न्यायिक समीक्षा करना, वही जुडिशियल रिव्यू वाली चीज हो गई।
नेक्स्ट है हमारा न्यायपालिका स्वतंत्र है। अभी मैंने बताया कि जो हमारी जुडिशरी है ना वो तो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन विधायक और कार्यपालिका ये आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है, जो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, ये डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है, संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार के प्रमुख रूप के रूप में जाना जाता है? मतलब इन पार्लियामेंट्री सिस्टम हु इज नोन एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे ये शब्द याद रखिएगा, ये सरकार का हेड पूछ रहा है, ठीक है, सरकार का प्रमुख। वहीं अगर हेड ऑफ द स्टेट पूछा जाता तो आंसर अलग हो जाता। तो क्या हमारे प्रेसिडेंट है? नहीं, इनको हम बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट, नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर? बिल्कुल भी नहीं, वो केंद्र की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर? एग्जैक्टली, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के प्रमुख देखे जाते हैं। और चीफ जस्टिस भी आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका सी, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को सरकार के प्रमुख के रूप में जाना जाता है। वहीं राष्ट्रपति को नाम मात्र के कार्यकारी होते हैं, वह राष्ट्र का प्रमुख होता है। वही राष्ट्र का प्रमुख यानी कि स्टेट का हेड है, ना कि आपका सरकार का। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का जो है वो प्रमुख देखने को मिलेगा। साथ ही भारत में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं। और वर्तमान में आपके कौन है? वी.आर. गवई देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको देखो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इससे बाहर कोई भी सवाल अगर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछता है, ये क्लास अगर आप पूरी देख के गए हैं तो डेफिनेटली एक सवाल भी आपका इस क्लास से बाहर नहीं आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। बट उसके लिए प्रॉपर आपको शुरू से लेके एंड तक इस क्लास को देखना होगा। ऐसा नहीं है थ्योरी देखी या क्वेश्चन देख के स्किप कर करके चलेगा, ऐसा नहीं है। एक एक वर्ड, एक एक शब्द, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं वो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला सवाल हम देख लेते हैं, भारत में कौन सी कार्यपालिका प्रणाली विद्यमान है, यानी कि विच एग्जीक्यूटिव सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया। फर्स्ट आ गया हमारा कोलेजियल सिस्टम है, ठीक है। अगला है हमारा क्या, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा बोथ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलता है। साथ ही हमारा अगला ऑप्शन है राष्ट्रपति प्रणाली। तो हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, हमारे यहाँ पे आपको संसदीय प्रणाली देखने को मिल जाएगी। क्या है हमारे यहाँ पे आपको संसदीय प्रणाली, बहुत बार ये चीज़ बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली विद्यमान है। संविधान सभा में काफ़ी विचार विमर्श के बाद, मतलब इसमें काफ़ी प्रॉपर डिबेट्स हुई थी, प्रॉपर डिस्कशंस चले थे जब हमारी संविधान सभा बैठी थी। बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग थे जिसमें बहुत सारे लॉयर्स थे। हमारे संविधान को ही कहा जाता है लॉयर्स पैराडाइज, यानी कि जो संविधान निर्माता थे उसमें ज़्यादा आपको लॉयर ही देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी वकील। और इसीलिए जो संविधान की जो हमारी भाषा है ना वो आम आदमी की समझ से बाहर है, क्योंकि वो बहुत लीगल लैंग्वेज है। तो ये एक क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। तो काफ़ी विचार विमर्श हुआ कि देखो भाई हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम लें या फिर हम क्या है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम लें। तो काफ़ी विचार विमर्श के बाद आया कि हमारी देश जो है काफ़ी डाइवर्सिटी है, देश में काफ़ी देश की जनता है हमारी, तो हमारे देश के हिसाब से प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब सही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ज़्यादा सही है, इसीलिए हमने वो अडॉप्ट किया। साथ ही हमको उसकी आदत भी पड़ चुकी थी, वही है ना, कोई चीज़ अच्छी है चलो वो तो ठीक है, लेकिन कई दफ़ा हम इतना ज़्यादा वक्त दे देते हैं ना कि अब यार है जो भी है यही है, ठीक है, क्योंकि आप हैबिचुअल हो गए उस चीज़ की आदत। तो वही हमारी भारत को जनता को कहीं ना कहीं उस चीज़ की आदत देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो हमने क्या है आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम ही संसदीय प्रणाली को अडॉप्ट कर लिया। केंद्र व राज्य दोनों ही स्तर पर शासन की संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया गया है, राज्य में भी केंद्र में भी। इसका चयन करते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थायित्व की जगह जवाबदेही को महत्व दिया, यानी कि आपको क्या है गवर्नमेंट आपकी आंसरेबल होनी चाहिए, ठीक है। वहीं मैं बात करूं जो आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत केंद्र में तथा अनुच्छेद 163 और 164 के तहत आपका राज्य में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आई होप सारा क्लियर हो गया होगा आपको। अगला सवाल देख लेते हैं हम। अगला सवाल हमारा कहता है रूल ऑफ लॉ इज अ मेजर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द क्रेडिट ऑफ विच प्रिंसिपल इज गिवन बाय। मतलब कि जो हमारा रूल ऑफ लॉ है जिसको हम कहते हैं क्या,
आपका विधि का शासन कहते हैं वो उसका जो क्रेडिट है वो किस व्यक्ति को दिया जाता है, तो देखो उनका नाम है एवी डाइसी। एवी डाइसी जी जो हैं, जिसको एल्बर्ट डाइसी भी बोलते हैं, ठीक है, क्या है, एल्बर्ट डाइसी, हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इग्नोर इट। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, और जो हमारे एवी डाइसी जी हैं इनको ये जो है आपका क्या है, क्रेडिट जाता है। विधि का शासन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। एक बार देख लेते हैं ये क्या कहता है। जिस सिद्धांत का श्रेय एल्बर्ट वेन डाइसी यानी कि एवी डाइसी को दिया जाता है। विधि का शासन लोकतंत्र की आधारशिला है। साथ ही विधि के शासन में क्या है भाई, सरकार व्यक्तियों के सिद्धांतों पर नहीं बल्कि विधि के सिद्धांतों पर आधारित होती है। यानी कि आपके सामने भाई कौन पर्सन है, कानून की नज़रों में सब बराबर हैं, पर्सन मैटर नहीं करता, कानून मैटर करता है। तो क्या है, यह सिद्धांत सरकार की मनमानी स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाता है तथा शासन को विधि के अनुरूप चलने की प्रेरणा देता है। ठीक है, आ गया समझ। अभी हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र शब्द के अर्थ को बताता है। सोचिए जरा, लास्ट क्लास में ही मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि हमारे देश में क्या है, गणतंत्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा क्या, हमारा हेड नॉमिनेट है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, हेड कौन है हमारा, ठीक है, हेड और हमारे राज्य का जो प्रमुख है वो कौन है, वो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं। क्या आपके राष्ट्रपति जी कहीं से नॉमिनेट हो गए आए हैं, बताइए, नहीं, नॉमिनेट नहीं है भाई, प्रॉपर इलेक्शन होता है, कोई ऐसे मनोनीत तो है नहीं। सबऑर्डिनेट हेड होता है, क्या अधीनस्थ प्रमुख है, ऐसी भी हमने कोई चीज़ अब तक तो देखी नहीं है, ये भी गलत है हमारा। ठीक है, अगला है हमारा इलेक्टेड हेड। क्या आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन देखने को मिलते हैं, बिल्कुल करेक्ट। हमारा जो है रिपब्लिक का मतलब है कि हमारा हेड ऑफ स्टेट जो है वो कौन कैसे चुनकर आएगा, वो आपका प्रॉपर वोटिंग के तहत चुनकर आएगा। बट हमारे देश की जनता इतनी ज़्यादा थी कि हमने उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन रखा, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं रखा। अगर डायरेक्ट इलेक्शन रखे तो भाई जैसे हमारा फिर हर देश के हर नागरिक को जाके वोट करना पड़ता, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी आ जाता। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या चुना, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो हमारा जो हेड है वो आपका इलेक्टेड यानी कि राष्ट्रपति जी आपके चुन के आते हैं, हेरिडिटरी नहीं भाई। ब्रिटेन में चलता है ये शासन की राजशाही। ठीक है, रानी मर गए फिर उनके घर के ही आपके क्या है, वंशानुगत चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एक्सप्लेन मैंने कर दिया, एक बार खुद से आप पढ़ लीजिए कि क्या एक्सप्लेनेशन है, यानी कि हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं है। आइए अगला सवाल देखते हैं, ये आई थिंक आपका सेकंड लास्ट सवाल होगा। अगला सवाल हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता है, बिल्कुल गलत करिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, एकदम गलत है। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल सही है। लास्ट वाला रिजिड है, बिल्कुल गलत है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते चलेंगे, ऑलरेडी बहुत दफ़ा हम इसको आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो क्या है, हमारा एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला हम देख लेते हैं, व्हाट इज द बाइकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका देखने का क्या मतलब है। हमारे जो आपका संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें आपको दो सदन देखने को मिल जाएंगे, एक हमारा उच्च सदन, एक निम्न सदन, यानी कि एक आपका लोकसभा है और एक हमारा राज्यसभा है। तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन 3 हाउस नहीं, 1 हाउस बिल्कुल नहीं, 4 हाउस नहीं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। इट इज़ अ 2 हाउस लेजिस्लेटिव बॉडी है, 2 सदनों वाली विधायिका का निकाय है। सॉल्यूशन देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट है। सॉल्यूशन आप खुद से पढ़ लीजिएगा। और हमारे राज्यों की अगर मैं बात करूं तो राज्यों में भी आपका द्विसदनीय विधानमंडल है। देखो वो स्टेट के ऊपर है, अगर स्टेट चाहे तो द्विसदनात्मक रख सकता है, द्विसदनीय रख सकता है, अगर वो नहीं चाहे तो वो नहीं रख सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारे कुछ स्टेट 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास आपको देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। अगर ये राष्ट्र भी चाहें कल को तो चाहें तो अपना एक भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। हम क्या कर रहे थे अभी तक, हम अपनी शिवास बुक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे थे। अगर आपके पास ये किताब नहीं है, आप लेना चाहते हैं, तो आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन किसी भी वेबसाइट से अपनी बुक को जहाँ भी आप हैं ऑर्डर कर सकते हैं। आप
टाइम से डिलीवर हो जाएगी। बुक का प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है, 329 रुपीज़ में आपको ये किताब देखने को मिलेगी, जिसमें आपका प्रॉपर जीएस का सिलेबस कवर अप है हमारा, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ही वन लाइनर है एग्जाम रिलेवेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। एंड हमारे इस चैनल पे ये हमारा इनिशिएटिव है वो यही है कि जब आप बुक पढ़ रहे हैं कई बार दिक्कतें आती हैं, चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो हम आपको क्या है उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो आपसे एक और स्तर पे कनेक्ट होने के लिए हमने अपना ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है, और जो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। शिवास के साथ ही हमारे आपको मैथ्स के भी लेक्चर्स चल रहे हैं, हमारी मैथ्स की बुक का भी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। मॉर्निंग में आपको डेली उसकी क्लास आती है, एंड हमारा आपका इवनिंग में यानी कि आफ्टरनून आपकी जो है जीएस की क्लास देखने को मिल जाती है। तो आप मैथ्स की क्लास भी ज़रूर देखिएगा, शुभम सर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको वहाँ पढ़ाते हुए मिलेंगे। साथ ही बच्चे देखो पीडीएफ की डिमांड करते हैं, काफ़ी कमेंट आते हैं, तो एआर पब्लिकेशन का आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। प्रॉपर वीडियो का नोटिफिकेशन, कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, साथ ही इस लेक्चर की पीडीएफ जैसे ही लेक्चर आया, नोटिफिकेशन नहीं आ पाया आपके पास, तो आपको यहाँ पे जाके देखने को मिल सकता है। तो इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आगे चल के आपको इसमें बहुत सारे और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, चाहे वो आपका क्विजेज़ वगैरह होगा या फिर कुछ और। ठीक है, तो देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा, क्योंकि आपके हर लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपको और भी बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही कमेंट में ज़रूर लिखिए जो भी आपकी राय है, जो भी आप सुधार चाहते हैं, जो भी आप चीज़ें चाहते हैं, अगर अच्छा लगा तो वो भी लिखिए। अप्रिशिएट करिए हमारे इस काम को, हमारे इस इनिशिएटिव को। साथ ही इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, जो भी आपका पढ़ाई कर रहा है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो एआर पब्लिकेशन के सदस्य हैं, जिनके पास हमारे स्टडी मटेरियल हैं, बाकी हर बच्चे के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखो भाई टॉपिक सेम रहता है, कंटेंट सेम रहता है। डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी अगर आपके पास किताब नहीं है फिर भी। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।